आज हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक द डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सब टॉपिक रोटर। रोटर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आप पहले जानते होंगे, लेकिन उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये एक आपके सामने एक ब्लॉक है जो कि किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ एक फ़ोर्स लगाता हूँ जिसको मैं ड्रिवन फोर्स कह रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक फ़ोर्स जो है वो अमल में आएगी जो ड्रिवन फोर्स को अपोज करेगी। इसी तरीके से इसका वेट जो है वर्टिकली एक्ट करे डाउनवर्ड, और इसके ऑपोजिट इसको बैलेंस करने के लिए इफ़ दिस इज़ अ स्टैटिक कंडीशन या बैलेंसिंग कंडीशन रिगार्डिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स, मतलब ये जो z एक्सिस कंपोनेंट्स हैं, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उतनी ही नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बैलेंस हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट है ना वो नीचे फॉल कर रहा है ना वो ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन के हवाले से मैंने फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अच्छा, अब एक यही ब्लॉक है जो कि किसी हाइट से इसको मैंने फ्री फॉल गिराना शुरू कर दिया। फ्री फॉल के अंदर मतलब वेट जो इस पर एक्ट करे वो है वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि mg है, और एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, वो अमल में आएगी जो कि ऑपोजिट टू दिस वेट होगा। देखें, रेजिस्टेंस और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ है, देखिए थर्ड केस क्या है। थर्ड केस ये कहता है कि अगर यही ब्लॉक मैं किसी वॉल के साथ इसको अटैच करके इसको वहाँ से छोड़ता हूँ, फ्री फॉल कराता हूँ, तो वेट वर्टिकली एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद द वॉल होगा क्या, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टैक्ट वॉल की, और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू द वेव, जो कि इसकी वेट इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, वेट इसको ड्रिवन फोर्स प्रोवाइड कर रही है जो इसको ड्राइव कर रही है। ठीक है, ड्रिवन फोर्स। ठीक है, अब ये ड्रिवन फोर्स मतलब कि जो वेट है इसके ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, अगेंस्ट उसके अमल में आ रही है। ये सारे के सारे जो है कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा ताकि हमारे लिए ये जो रोटर है ये पढ़ना आसान हो जाए। रोटर असल में है कि अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर ये एक किस्म का कहते हैं झूला, उसका इस्तेमाल किया जाता है अम्यूज़मेंट के लिए कि जो लोग होते हैं जो भी इस झूले में सवार होते हैं तो वो इसमें एक नीचे एक फ्लैट सरफेस होती है जिसे हम फ्लोर कहते हैं, उस पर खड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वॉल जो है वो रोटेट करती हैं, और ये जो है जितने भी शख्स हैं ये दीवार के साथ जितने बिकॉज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंटीमीटर फोर्स, और आहिस्ता आहिस्ता होता क्या, ये जो नीचे फ्लोर होता है इस फ्लोर को बिल्कुल गिरा देते हैं। एक पिट होता है, मतलब कि एक किस्म के कह लें कि एक गड्ढा सा नज़र आता है, गहरा सा गड्ढा, लेकिन ये लोग सारे के सारे इस दीवार के साथ चिपके हुए होते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या, लॉजिक क्या है और फिज़िक्स क्या कहती है इसके पीछे, तो हम इसको देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव हमारा असल में है क्या कि व्हाट मिनिमम रोटेशनल स्पीड इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट फॉलिंग, मतलब कि हमें क्या इस रोटर को नेसेसरी रोटेशनल स्पीड देनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट हमारा जो भी है, जो मैन है, वो दीवार के साथ एडहियर करता रहे, चिपका रहे, मतलब कि नीचे ना गिरे। तो हमने वो स्पीड को, रोटेशनल स्पीड को मालूम करना है। तो इसकी डेरिवेशन पर आने से पहले हम इसकी फ़िगर को थोड़ा सा बगौर इसका जायज़ा ले लेते हैं, फ़िगर हमारी बताती क्या है। तो ये देखें, ये हमारे पास अगर मैं इसको बताता हूँ, ये लेट्स सपोज कंपोनेंट्स बना रहा हूँ ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स, ये हमारे पास लेट्स सपोज x है, ये वाला कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये है z कंपोनेंट है, ये रोटेशन हो रही है इसकी। ठीक है, ये कौन सी रोटेशन है, अगर आप देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, और ये जो रेडियस है, मतलब ये जो रोटर की वॉल है, सेंटर एक सेंट्रल पॉइंट से रोटेशन से वॉल तक का फासला जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो रेडियस है, और वो रेडली आउटवर्ड है, तो रेडली आउटवर्ड कंपोनेंट्स को हम पॉजिटिव लेंगे और इनवर्ड कंपोनेंट को हम नेगेटिव लेंगे। ये जो सर्कल आपके सामने बन रहा है, जो एक हाइपोथेटिकल सर्कल ने बनाया है बिकॉज ऑफ दिस वॉल ऑफ द रोटर, ठीक है, जो कि रोटेशनल है, जो सर्कल में है, जब ये घूमेगी तो ये किस प्लेन में घूम रही है, एक्स, और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसी एक्स वाई प्लेन को हम कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, रेडियल कंपोनेंट कहते हैं। रेडियस बन रहा है ना, ये रेडियस,
तो हम इसको रेडियल कंपोनेंट कहेंगे। जो भी इस पर फोर्स लगेगी हम इस कंपोनेंट में अगर इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रेडियस। और दूसरा हम कंपोनेंट को क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा हमारे पास जेड एक्सिस है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। ये देखें जेड एक्सिस, इसको ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इसको उसने रेडियल कंपोनेंट कह दिया है कि ये जो लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मैं इस वॉल ऑफ द रोटर पर ये पॉइंट जो है वो निशान लगा देता हूँ, तो जब ये घूमेगा ये पॉइंट जो है वो डिफरेंट जगहों पर मूव करेगा, ठीक है। तो मतलब कि इस चीज़ को ये यूँ फॉलो करेगा ना। तो ये अब देखें तो सरफेस कौन सी फॉलो कर रहा है, ये है एक्स जेड प्लेन को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम रेडियल कंपोनेंट कहेंगे क्योंकि रेडियस का लॉन्ग कर रहा है। लंबी डिस्कशन पे नहीं जाते क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, जो हमने पढ़ा था कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट जो है, जो पर्सन है, ये वॉल के साथ अडहियर कर गया, नीचे से फ्लोर को गिरा दिया गया है, वो एक पिट फॉल जो है, एक पिट बन गया है, गहराई बन गई है, खड्डा बन गया है, तो अब ये गिर नहीं रहा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन है सबसे पहली बात, क्योंकि बैलेंस कर रहा है ना, गिर नहीं रहा। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं ना, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है कंपेल द बॉडी टू रोटेट इन अ सर्कल, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अगर वेक्टर की बात वो आउटवर्ड है, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स है, ठीक है, ये आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। रेडियस हमारे सामने ये रेडियस है, ठीक है, आउटवर्ड। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स अमल में आ रही है वो एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट के मतलब कि जो रेडियल फोर्स है, ठीक है, इसके ऑपोजिट कौन सी फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स। क्यों लग रही है, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये इस वॉल से क्रॉस करके पीछे भी नहीं जा रहा और ये आगे भी नहीं जा रहा, तो मतलब बैलेंस हो रहे हैं। जैसे ये कंडीशन थी, देखें वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक है ना ऊपर मूव कर रहे हैं ना ये नीचे मूव कर रहे हैं बैलेंसिंग कंडीशन में। तो ये भी जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा है ना, ये इस वॉल से बाहर की तरफ निकल रहा है ना ये अंदर की तरफ गिर रहा है। तो इसका मतलब है रेडियल फोर्स जो हमारे पास, जो कि हम जारी बात है एम वी स्क्वायर ओवर आ रही है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड की जा रही है, वो नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस कर रही है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहली बात तो ये, ठीक है। अभी हम पहले इसका क्योंकि ये जो हमारे पास मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन और ये दैट इज़ अलोंग द रेडियल कंपोनेंट। तो हम इस एफ आर को मतलब कि फोर्स को जो बाहर जो रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रही है, जो कि नॉर्मल के बिल्कुल ऑपोजिट है, हम इसको रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कहेंगे। वो हमारे पास न्यूटन्स का लॉ जो हमें कहता है वो ये कहता है F इज इक्वल टू एम ए, सम ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अभी फोर्स जो है जिस पर लग रही है, जारी बात है, एक तो रेडियल फोर्स लग रही है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड, इसका अपना वेट भी है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हम दो कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो पहले हम रेडियल कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, मतलब कि इसी इक्वेशन को हमने इन द टर्म ऑफ रेडियल कंपोनेंट एज इट इज़ लिख दिया है, ये आपके सामने, ठीक है। सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर। अब मैंने अभी ये बात की है कि सम ऑफ ऑल द फोर्स जो रेडियली फोर्स है जो कि आउटवर्ड यहाँ से एक्ट कर रही है लेकिन नॉर्मल फोर्स के क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर मैं इसको रेफरेंस रखता हूँ एफ आर को, तो एन इज़ ऑपोजिट टू एफ आर, ऑपोजिट का मतलब माइनस, तो मैंने इसलिए एफ आर की जगह माइनस एन लिख दिया। मैंने माइनस एन इसलिए लिखा है कि एफ आर और एन की वैल्यू इक्वल होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं। अगर बैलेंस ना करते तो इक्वेशन डिफरेंट होती। अच्छा एम, अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि ये मूव कर रहा है रेडियली, सेंटीमीटर फोर्स पर लग रही है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लग रहा है मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर ओवर आर। और ये जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है लाइक सेंटीमीटर फोर्स, अगर सेंटीमीटर फोर्स इनवर्ड लग रही है, ये अगर सेंटीमीटर फोर्स है जिसको हम रेडियली फोर्स भी कह रहे हैं, ठीक है, ये इनवर्ड लग रही है, तो इसका जो एम ए होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में इनवर्ड ही होगा। लेकिन जो रेडियल कंपोनेंट है हमने वो डिस्कस किया हुआ है कि दैट इज़ पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड। तो इसका मतलब है ये रेडियस और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ वाई हमने इसको माइनस की फॉर्म में लिखा है। तो ये माइनस जो है इस माइनस से क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमने हमारी लॉजिक क्या आती है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था टॉपिक का, कि हमने मिनिमम रोटेशनल स्पीड मालूम करनी थी। सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई है, मिनिमम रोटेशनल स्पीड मालूम करनी थी, ठीक है। तो हमने वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर ओवर एम, तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, फाइनल इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। लेकिन अभी हमने सिर्फ रेडियल कंपोनेंट डिस्कस किया है, अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे। चलें वर्टिकल कंपोनेंट देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका एक वेट है, लेट मी चेंज द कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। वेट जो है वो
एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। और ये वही केस है जो मैंने ये वाली डायग्राम में बताई है, ये डायग्राम में बताया है कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लॉक है ये चिपका हुआ है दीवार के साथ, जिसकी वजह से कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस वेट के ऑपोजिट एक्ट कर रही है। तो ये अपवर्ड एक फोर्स बैलेंस करने के लिए इस पर अमल में आ रही है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें। इसको एफ से हम नाम दे रहे हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है एफ और वेट कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखें, अगर मैं एफ को पॉजिटिव लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास mg क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और हमारा जो रूल होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव और नीचे वाली साइड, मतलब कि ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव। तो हम एफ को किस में रखेंगे, पॉजिटिव में, और mg ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल द फोर्स, मतलब कि एफ और mg इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। 0 क्यों, बैलेंसिंग कंडीशन में मूव नहीं करी, ना ये ऊपर मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ज़रा देखते हैं, ये हमारे पास जो न्यूटन का ये वाला लॉ था, इसकी हमने जब वर्टिकल कंपोनेंट की फॉर्म में इस फोर्स के कंपोनेंट को ढाला तो हमारे पास बन गया समीशन एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। ए जेड जो है दैट इज़ द एक्सेलरेशन अलॉन्ग जी एक्सिस। एक्सेलरेशन अलॉन्ग जी एक्सिस का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए ऊपर जेड एक्सिस या नीचे, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि यहाँ पे दीवार के साथ चिपका हुआ है, ना ये ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे। इसका मतलब ना इसकी वर्टिकल, ना इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन है, ना इसकी डाउनवर्ड। तो मैंने z जो एक्सेलरेशन है उसको क्या नाम दे दिया, 0 अकॉर्डिंग टू आवर केस। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आ जाएंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब मैंने अभी बात की है कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं, एक फ्रिक्शनल की फोर्स लग रही है और एक कौन सी, इसका अपना वेट, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एफ को मैंने पॉजिटिव रखा अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशनल साइंस, और mg ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू mg हो जाएगा। एफ की वैल्यू क्या होती है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, स्टैटिक फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल फोर्स। तो ये मैंने वैल्यू पुटअप कर दी तो हमारे पास mg बन गया। अब मैं अगर इस इक्वेशन को देखूँ, इक्वेशन नंबर 1 को देखूँ अगर, तो इसमें मेरे पास n जो है, अगर मैं इस वाले एरिया से n की वैल्यू निकालूं तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर सकता हूं। इसको मैंने n की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किया तो v इज इक्वल टू n की जगह ये वाली वैल्यू सारी मैं लिख लूँगा इसके अंदर, ठीक है, एज इट इज़, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अभी n की जगह आ गई mg ओवर म्यू एस, और r और m एज इट इज़ आ गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, m से m गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू जी आर ओवर म्यू एस। r क्या है, रेडियस ऑफ द रोटर, ये जो हमारे पास रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ द रोटर आ जाएगा। और हमारे पास g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि हमें पता है वो होती है, g की वैल्यू सबको पता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब क्या है, वो फ्रिक्शन कहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ये जो इस खातून ने या जो भी शख्स होगा इसने जो कपड़े पहने हैं उसका जो टेक्सटाइल है उसका और वॉल के दरमियान का जो एक नॉर्मली जो फ्रिक्शन का फैक्टर होता है, कोएफिशिएंट होता है, वो म्यू एस की फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस वाज आवर लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि इसको आसान तरीके से समझाया जाए। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बर वक्त जो अपडेट्स हैं उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।